हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी की क्लास कर रहे हैं। और एनसीईआरटी की क्लास में हम लोग चलिए, तो आज जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, तो अभी हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 6 के 7वें चैप्टर के हम लोग अध्याय की चर्चा करने वाले हैं। 7वां अध्याय और क्लास 6 एनसीईआरटी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हमारा देश भारत। यानी हमारा देश भारत के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, जो लोग भी लाइव हैं ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। ये क्लास में बहुत ही सावधानी से, बड़ी ही सतर्कता से के साथ मैं इसे पढ़ाता हूं और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप भी बड़ी सतर्कता से इसे पढ़ें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत ही खूबसूरत। चलिए, तो हम लोग सौर मंडल पढ़ चुके हैं, ग्लोब पढ़ चुके हैं, पृथ्वी की गति पढ़ चुके हैं, मानचित्र पढ़ चुके हैं, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ चुके हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पढ़ चुके हैं और अंतोगतवा 7वां चैप्टर जिसका नाम है हमारा देश भारत। और वर्तमान में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा देश भारत, और इसके बाद हम लोग का 8वां चैप्टर, फिर क्लास 6 समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति के साथ, मेरे द्वारा लिखा गया है एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। जो तूने कर लिया अपनी किस्मत और हालात से समझौता, जो तूने कर लिया अपनी किस्मत और हालात से जंग, तो जमाना तेरी संघर्ष की कहानी लिखेगी। तो जमाना तेरी संघर्ष की कहानी लिखेगी, ठीक है। चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अपने देश भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है क्या? भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। कहता है इसके भारत के उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। यानी भारत के उत्तर में कौन है? तो हिमालय का ऊंचा शिखर है। कहता है पश्चिम में अरब सागर है। भारत के उत्तर में हिमालय है और पश्चिम में अरब सागर है। और पूर्व दिशा में कौन है? तो बंगाल की खाड़ी है। यानी भारत के उत्तर में कौन है? तो हिमालय है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। याद हो गया? भारत के उत्तर में क्या हो जाएगा? तो भारत के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है। पूरब में आपको बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में आपको और पश्चिम में आपका क्या है? अरब सागर है, ठीक है। तो ये चार बातें हम लोग यहां पर सभी लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। कहता है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये मैं बता दूं, ये एग्जाम आपको ये प्रश्न हूबहू प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी टीचर के एग्जाम में। टीआरई 2 में ये हूबहू प्रश्न आपको पूछा हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको ध्यान से पढ़िएगा। कहता है भारत के उत्तर में लद्दाख से, कहां से? उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। कितना? अगर बात करें कि भारत का उत्तर में विस्तार कहां से? तो लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी विस्तार यहां से यहां तक का, सॉरी पेन में चेंज करता हूं कलर, आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है भारत के उत्तर से अगर बात करें दक्षिण का विस्तार अगर पूछा जाए तो कितना बोलेंगे? तो बोलेंगे सर इसका विस्तार जो है वो 3200 कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर इसका विस्तार है ना। हालांकि यहां पर 3200 लिखा है, लेकिन आपको 3214 किलोमीटर याद रखना, ठीक है। चलिए एग्जैक्ट डेट इसका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। कहां से? तो उत्तर में। कहां? तो उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। कहां तक?
कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना हो जाएगा? 32,314 किलोमीटर। यहां पर सुधार लीजिए, 3214 कर लीजिए, ठीक है, मैं यहां पर कर दिया हूं, ठीक है। कहता है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ, कहां कच्छ है? तो गुजरात तक इसका विस्तार 2,900 किलोमीटर है। कितना? पूर्व में कहा? तो पूर्व में आइए समझते हैं। आपको इधर पश्चिम से अगर पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश, इधर हो गया कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। बात समझ में आ गया? तो पूछा जाए उत्तर से दक्षिण यानी लद्दाख से कन्याकुमारी तक लंबाई कितनी है? तो बोलेंगे 3214 किलोमीटर। पश्चिम यानी कच्छ की खाड़ी से यानी कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक कितना किलोमीटर? तो बोलेंगे 2933 किलोमीटर। लगभग मैं यहां पर आपकी किताब में दिया, मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बता दिया हूं, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। बात क्लियर हो गया? और एक बात और, पूरब इधर हो गया है ना, राइट साइड में हम लोग का क्या होता है? ईस्ट, और इधर क्या होता है हमारा? वेस्ट। यहां अरुणाचल से लेकर गुजरात के बीच में 2.5 घंटे का हम लोग का याम्योत्तर मतलब लेट होता है टाइम, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, आगे आएगा चर्चा, क्यों अभी मैं चर्चा करूं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। ये जो यहां से यहां तक लंबाई चौड़ाई इसकी है, ये ऊंचे ऊंचे यहां पर पर्वत मिलेंगे, भारतीय मरुस्थल भी मिलने वाला है ना आपको राजस्थान में, उत्तर का मैदान मिलेगा, मिलने वाला जो पंजाब बिहार आपको असम तक फैला हुआ है, ठीक है। असमान पठार यानी पठारी सतह भी आपको, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, ये सब पठार भी मिलने वाले हैं। तटीय प्रदेश यानी बात करें चाहे पश्चिमी भाग, पश्चिमी तटीय की बात करें, चाहे पूर्वी तटियों की बात करें, और फिर क्या? द्वीप समूह है ना, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, ये सब क्या है? तो द्वीप हैं। इन सभी की विभिन्नता को दर्शाता है। कहता है यहां जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। यानी अगर देखा जाए जो भाषा और संस्कृति लद्दाख की होगी वो भाषा और संस्कृति कन्याकुमारी की नहीं हो सकती है। जो भाषा संस्कृति अरुणाचल प्रदेश की है, क्या वो भाषा और संस्कृति गुजरात वालों की होगी? गुजरात वाले ढोकला पसंद करते हैं, है ना, है ना, तो बात अलग है। लेकिन क्या अरुणाचल प्रदेश वाले भी ढोकला खाना पसंद करेंगे? है ना। गुजरात वाले अगर बात करें, राजस्थान वाले खम्मा गड़ी बोलेंगे, है ना, गुजरात वाले जैसे कृष्णा बोलते हैं, है ना। तो ये अलग अलग भाषा की अलग अलग कल्चर हम लोग की है यहाँ पर, ठीक है। कहता है इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। यानी इतनी भिन्नता के साथ भी हम लोग आपको यहाँ पर देख सकते हैं। 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये डाटा 2011 का है। किसका है? 2011 का है। और कहता है यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कौन? भारत, जो 120 करोड़ की आबादी रखा। उस टाइम चाइना की आबादी लगभग 130 करोड़ थी, और अभी कितना है? तो अभी मान के चलेंगे कितना हो जाएगा, तो अभी बोलेंगे अभी लगभग 150 करोड़ भारत की आबादी है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहां तक हो गया, सब बात समझ में आ गया। मुख्य रूप से आपको याद क्या रखना है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम याद रखना है। उसके अलावा आपको भारत का क्षेत्रफल याद रखना है। उत्तर से दक्षिण क्षेत्रफल, पूर्व से पश्चिम क्षेत्रफल, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए भारत की स्थिति के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्रश्न उठता है कि सर भारत आखिर कहां पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है? आइए चर्चा करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। कहता है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब सर समझ में नहीं है ये उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। तो भाइयों मैंने आपको पढ़ाया है ग्लोब और अक्षांश, चैप्टर नंबर 2। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 आपको पढ़ाया है ग्लोब और अक्षांश। देखिए लिखा होगा ग्लोब, अक्षांश, देशांतर। इस स्थिति पर मैंने आपको यहां पर बता रखा है पहले से कि आपको अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, गोलार्ध क्या होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए आपको बताने के लिए मैं एक फिगर का निर्माण करता हूं, ठीक है। आइए, थोड़ा इसको डिस्टर्ब होगा। ये मान लो कि क्या है, ग्लोब है। हालांकि
ऐसा करते मैं अलग पेज में आपको समझाता हूं, ठीक है। ये क्या है, आपको मान लो कि पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी का क्या करेंगे भाई साहब, पृथ्वी है, ये पृथ्वी को हम अभी 2 भागों में 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। ये आपको केक बन गया। अब इस केक में जो भारत है ना, भारत की जो स्थिति है वो यहां पर भारत है। कहां भारत है, यहां पर, ठीक है। यहां पर भारत है और यहां पर आपका हो गया नॉर्थ, यहां आपका हो गया यहां पर साउथ, यहां आपका हो गया ईस्ट और यहां पर आपका हो गया वेस्ट, ठीक है। अब बोला गोलार्ध, यानी ये पूरी तरह से देखिए, यानी इसके नीचे वाला हो गया दक्षिण और इसके ऊपर वाला हो गया उत्तर, ठीक है। यानी भारत कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ गया, बात समझ में आ गया। और कहाँ है, तो यहां से पूरब हो जाएगा और यहां से पश्चिम हो जाएगा। और कहाँ बोलेंगे, तो ये पूर्वी देशांतर है ना, पूर्वी देशांतर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी को हम लोग यहां पर समझना है। कहाँ भारत कहाँ स्थित है, तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बहुत ध्यान से इसको देखना है। कहता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। कर्क रेखा कितनी, 23.5 डिग्री उत्तर है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण है, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, याद रखिएगा, ठीक है। देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कितना, कहता है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में पड़ता है, देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कहां से, तो देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती। देखिए यहां से यहां मैंने कर्क रेखा को गुजारा है और ये लगभग देश को कहां से, बीचों बीच से काटते हुए जाती है, ठीक है। और वीडियो को आप लोग थोड़ा लाइक करते चलना। कहता दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। कहता है भारत की दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। कैसे, आइए जरा समझते हैं। कहता है ये आपको कहता है 8 डिग्री 4 मिनट, पेन में चेंज कर दूं यार, रेड रहो ना, ब्लैक क्यों जाते हो। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये जो है आपको दर्शा रहा है। कितना, यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा 37 डिग्री 6 मिनट, इसको क्या पढ़ेंगे, मिनट, और साथ में क्या लिखेंगे, नॉर्थ, यानी हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे, ये मुख्य भूमि की बात हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर लक्षद्वीप, यहां पर मैं मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं। कितना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी में, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। सर ऐसे नहीं याद करें 37 डिग्री से 8 मिनट, नहीं नहीं भाई साहब, नीचे से विषुवत वृत्त से हम लोग नापेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। आगे फिर कहता है क्या, जरा समझेंगे। कहता है क्या, पश्चिम से लेकर, क्या कह रहा है, पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। यानी कह रहा है कि अगर इसको हम बात करें तो अगर यहां पर जो बात हो रहा है, यहां से ये जो लाइन है आपको कह रहा है, अब यहां कहां से गिनेंगे, तो बीच वाली जो मैंने देशांतर की बीच वाली जो रेखा खींची थी, है ना, उस रेखा की बात करें, ये रेखा सब गिनती करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। तो कहता है क्या, आइए जरा समझते हैं। कहता है क्या, यहां पर कितना डिग्री, तो कहता 68 डिग्री 7 मिनट, कहां, तो ईस्ट में। सर ये तो वेस्ट है भाई साहब, ये वेस्ट है, लेकिन भारत की जो स्थिति है वो पूर्व में है। मैंने क्या बोला, पूर्वी देशांतर में भारत पड़ता है। और कितना, तो 97 डिग्री 25 मिनट। कितना डिग्री, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की ये स्थिति रहती है, ठीक है। यानी इतने से इतना एक माप हो गया कि कितना में अटेगा भारत का मानचित्र, तो इतना डिग्री तक भारत का मानचित्र इतना डिग्री में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का माप है। और किसका माप है, तो ये मुख्य भूमि का माप है। किसका है, तो बोलेंगे कि यह मुख्य भूमि का माप है। यानी अभी हम लोग को आइलैंड वगैरह मापना बाकी है, ठीक है। यहां पर देखो अंडमान निकोबार, देखो अंडमान निकोबार, यहां पर अंडमान निकोबार यहां तक आए, यानी यहां तक अंडमान निकोबार है और यहां तक की भारत की दूरी कितनी हो जाएगी। तो अगर पूछा जाए
द्वीप सहित, ये मैं बता रहा हूं कि इसका सिर्फ मैंने बोला मुख्य भूमिका है, लेकिन यहां पर द्वीप समेत दिया है कि नहीं दिया है, लगता नहीं दिया है, तो चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो कहता अगर पूछ देता कि सर द्वीप सहित बताओ, तो द्वीप यहां तक है, तब लिखते 6 डिग्री 45 मिनट, कहां, तो नॉर्थ। 6 डिग्री 45 मिनट भारत का टोटल है, यानी द्वीप समूह को भी जोड़ दें तो कहां से 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। ये किसका मैं बता रहा हूं, द्वीप सहित मैं बता रहा हूं, ठीक है। और अगर सिर्फ क्वेश्चन में लिखता है मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि लिखेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट, और लिखेगा द्वीप सहित, ये भारत की पूरी, ये संपूर्ण भारत, तब लिखेंगे 6 डिग्री 45 मिनट, याद रखिए इस बात को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है क्या, विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो मैंने भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में होगी। क्या बोला, अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो मैंने बोला भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में होगी। देखो मैंने ईस्ट ईस्ट लिखा है, ठीक है, देखो यहां पर मैंने ईस्ट लिखा है, यहां पर मैंने ईस्ट लिखा, यहां पर छूट गया, तो लिख दो यहां पर भी ईस्ट, ठीक है, ईस्ट हो गया। चलिए आगे देखिए, तो भारत की स्थिति क्या होगी, तो भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में होगी। सबको क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है क्या, देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय बहुत अधिक अंतर हो सकता था, है ना, क्योंकि भारत का जो विस्तार है 29 डिग्री अगर 29 डिग्री होता तो बहुत बड़ा अंतर इसके टाइम पीरियड में होता, ठीक है। इस तरह की दूरी पर इसी दो स्थानों के बीच समय का अंतराल लगभग 2 घंटे का होगा। अगर पूछ दिया जाए यहां पर, अगर आपसे क्या पूछ दे कि भाई साहब बात ऐसा है कि पूरब से पश्चिम, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ईस्ट, सॉरी ये जो पूरब है ना इधर वेस्ट है, ठीक है, और इधर क्या है, तो इधर ईस्ट है। तो ईस्ट से वेस्ट की अगर दूरी की बात करें कि कितने समय का अंतराल, तो बोलेंगे 2 घंटे का, ठीक है, कितना, 2 घंटे का अंतराल है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय अंतराल की अगर बात करें तो कितने घंटे की है, तो 2 घंटे का अंतराल है, ठीक है। और आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कहता है जैसा कि आपने पहले पढ़ चुका है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट, कितना, 4 मिनट का अंतर होता है, यानी प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय कितना मिनट का होता है, 4 मिनट, यानी 1 डिग्री आप आगे बढ़ोगे तो 4 मिनट आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं आगे। कहता है कि सर कुछ और बताओ, तो कहते हैं भाइयों, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में पड़ता है और पश्चिम में कौन पड़ता है, तो गुजरात पड़ता है। तो सबसे पहले सूर्योदय भारत में कहां होगा, तो सर अरुणाचल प्रदेश में होगा, ठीक है। तो कहता पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है। तो प्रश्न ये पूछेगा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितने समय का अंतर, बोलेंगे 2 घंटे का अंतर है, कितने, 2 घंटे का अंतर है। कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय यामयोत्तर माना जाता है, ठीक है। इस यामयोत्तर को भारत का मानक यामयोत्तर भी कहा जाता है। भारत का मानक समय यानी भारत ने उसे अपना समय माना है कि मैं इतना से इतना करूंगा, और उसमें भारत में अरुणाचल और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर दिखता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह होता है तो गुजरात में आपको 7 बजे सुबह होगी। अगर 6 बजे सुबह हो रही है अरुणाचल प्रदेश में तो गुजरात में 8 बजे सुबह होगा। बात समझ रहे हो, सूर्योदय दिखेगा उसको 8 बजे। तो इसीलिए भारत में एक लंबे समय से एक थोड़ा डिमांड चल रहा है, बहुत लंबे समय से, कि अरुणाचल प्रदेश का कहना है कि हमारा जो टाइमिंग है उसको आप लोग घटाइए, मेरा सुबह हो रहा है पहले और शाम हो रहा है बाद में, है ना, तो हम लोग के खान पान रहन में बहुत अधिक दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए यहां तक सब लोग आपने नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं भारत के पड़ोसी देशों की थोड़ी हम लोग चर्चा ना करें, ऐसा कैसे होगा, ठीक है।
चलिए थोड़ा देख लेते हैं। कहता है भारत के पड़ोसी देश, उससे पहले थोड़ा इधर देख लेते हैं। बड़े देश जिनका विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, और रूस यानी रसिया में 11 मानक समय है। कितना है रसिया में? रूस में 11 है, अमेरिका में 7 है, कनाडा में 6 है, लेकिन भारत कहता है रूस में कितने मानक समय है। मैं आपको बता दिया कि रूस में 11 मानक समय है। कितने हैं? तो रूस में 11 मानक समय है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कहते हैं 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। भारत की सीमा की अगर बात करें, है ना, वो पाकिस्तान वाली नहीं, भारत की अगर सीमा की हम बात करें तो भारत की सीमा 7 देशों के साथ, कितने? 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा अपना साझा करती है। कितने देश? 7 देशों के साथ। कौन कौन सा देश है? आइए तो शुरुआत करते हैं। पापी पाकिस्तान से हो गया 1, अफगानिस्तान हो गया 2, इधर हो गया चीन आपका हो गया 3, तिब्बत आप चाहे 4, नेपाल 5, है ना, नेपाल 5, भूटान 6 और एक म्यांमार 7। ये कुल मिलाकर बांग्लादेश मिला, है ना। तिब्बत और चीन तो आजकल एक ही हो गया ना, है ना, और बांग्लादेश आपका हो गया 7। तो टोटल कितना देश की सीमा हो गया? तो टोटल आपको 7 देश हो गया। कौन कौन हो गया? तो पहला हम लोग शुरू करते हैं पापी पाकिस्तान से, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया आपका? अफगानिस्तान। दूसरा क्या हो गया? अफगानिस्तान। और तीसरा क्या हो गया आपका? चीन। चौथा क्या हो गया आपका? भूटान, है ना। पांचवा आपका क्या हो गया? बांग्लादेश, ठीक है। और छठा क्या हो गया आपको? तो म्यांमार। कैसे लिखेगा? म्यांमार, ठीक है। और सातवां क्या हो गया आपको? तिब्बत। छूटने नहीं गया? नेपाल, सॉरी, नेपाल। चीन और तिब्बत तो चीन ने तो तिब्बत को हड़प लिया, उसे कब्जा कर लिया है। ये आपको टोटल 7 देश हैं जो भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं। यहां से प्रश्न कैसे घुमा घुमा पूछेगा, आइए मैं आपको घुमाता हूं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 7 देशों का नाम पता लगाइए, मैंने नाम बता दिया है। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है? कहता है इनमें से कौन देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो चलिए पहले हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि सीमा किनकी समुद्र से नहीं लगती। आइए बात करते हैं। तो देखा जाए तो देखिए, पाकिस्तान की सीमा अरब सागर से तो लग रही है। पाकिस्तान की सीमा क्या है? अरब सागर से लग रही है, तो यहां पर इसका कोई दिक्कत नहीं है। अफगानिस्तान की सीमा जो है वो समुद्र से नहीं लगती है ना। आपको चीन की सीमा भी समुद्र से लग जाती है। नेपाल की सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है ना। तो कौन कौन? पहला आपको हो जाएगा अफगानिस्तान की सीमा, दूसरा आपको हो जाएगा भूटान की सीमा, तीसरा आपका हो जाएगा नेपाल की सीमा। इनकी सीमा कभी भी आपको किसके साथ नहीं लगती है? तो आपको समुद्र के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। बाकी आप बांग्लादेश की सीमा भी लगेगी, चीन की सीमा भी लगेगी और म्यांमार की सीमा भी लगती है समुद्र के साथ। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। दक्षिण में 2 द्वीप हैं जिनका नाम क्या है? श्रीलंका और मालदीव है। ये रहा आपका श्रीलंका हमारा पड़ोसी, और ये रहा हमारा मालदीव। इसमें दिया ही नहीं है, इंडिकेट किया ही नहीं है। लग से थोड़ा सा नीचे, हाँ यहाँ पर दिया है, वही मैं खोज रहा था, उधर मिल नहीं रहा। ये क्या हो गया? हमारा मालदीव, ठीक है। तो ये हमारा मालदीव है और ये हमारा क्या है? श्रीलंका है। श्रीलंका जो एक छोटा सा संधि के माध्यम से जुड़ा हो हमारे साथ, और कौन सा संधि है? तो उसे बोलते हैं पाक जल संधि के माध्यम से। किसके? पाक जल संधि के माध्यम से हमसे कौन जुड़ा हुआ है? तो ये इसे कहते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। हम पहले भी इसके बारे में चर्चा हल्का फल्का कर चुके हैं, पाक जल संधि के बारे में, ठीक है। चलिए अच्छा लिख दिया है ना, यहीं पर है, इंडिकेट फिर से किया। ये कहता है क्या? पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। किसे? भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि। तो यहां पर हम लोग कुछ पॉइंट बिंदु मैंने नोट करवा दिया आपको। आइए
बात करते हैं आगे। चलिए, कहता है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। प्रश्न आता है राज्यों का निर्माण किस रूप में हुआ, तो बोलेंगे राज्यों का निर्माण मुख्य रूप से किस रूप में, तो राज्यों का निर्माण मुख्य रूप से जो है भाषा के आधार पर हुआ। किसके, भाषा के आधार पर हुआ है। तो पहला कौन सा राज्य था, तो भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य था जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, है ना। भाषा के आधार पर, किसके, भाषा के आधार पर, है ना, आधार पर प्रथम राज्य, है ना, प्रथम राज्य तो क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश। कौन सा, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य था। ठीक है, आइए। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान देने वाली थोड़ी सी बात यह है, आपको थोड़ी ये बात को आप लोग चाहें तो आप ये होमवर्क के रूप में आप इसे कर सकते हैं कुछ। ठीक है, होमवर्क, क्या होमवर्क करना है आपको, होमवर्क ये करना है कि पाकिस्तान के साथ भारत का कौन कौन सा स्थल सीमा साझा करती, कौन कौन से राज्य जो है पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, चीन के साथ कौन कौन सी सीमा साझा होती है इन देशों के साथ। आप लोग इसको होमवर्क के तौर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला देखते हैं, भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन किस रूप में हुआ है, आइए बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो यहां से यहां जो हिमालय का ये क्षेत्र दिख रहा है, किसका है ये आपको हिमालय का क्षेत्र दिखता है, और ये आपको किस प्रकार से भारत का भौतिक विभाजन हुआ इसको दर्शाता है। ठीक है, कहते हैं भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। इनके माध्यम से भारत की भौतिक विभाजन होता है। पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। कहता है उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। ऊपर में जो बर्फ ढका हुआ है हिमालय से, ये किसका कार्य करता है, तो ये कार्य करता है किसका, तो बोलेंगे ये कार्य करता है संतरी का कार्य करता है। किसका कार्य कर रहा है, संतरी का कार्य करता है। और कहता है हिम आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, यानी हिम आलय यानी बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। हिमालय को 3 मुख्य श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। कौन कौन, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या वृहत हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। जो सबसे उत्तर में है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वृहत हिमालय, या क्या बोलते हैं उसे हम बोलेंगे हिमाद्री। वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर, मतलब विश्व की सबसे ऊंची शिखर हिमालय की जो शिखर है वो कहां है, तो आपको हिमाद्री में या वृहत हिमालय में है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण का तात्पर्य यहां पर है कि यहां पर अगर बात करें, ये जो है, ये आपको जो एरिया दिख रहा है ये आपको क्या हो जाएगा, आपको ये हिमालय हो जाएगा। और ये सेकंड वाला जो फेज दिख रहा है ये आपको दक्षिण पड़ गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपको दक्षिण हो गया। ठीक है ना, इसीलिए कह रहा है दक्षिण में। तो ये आपको हो गया महान हिमालय, नीचे वाला हो गया आपको मध्य हिमालय या हिमाचल। पांच पहाड़ी स्थान, आगे कहता है 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। जैसे शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। कहता है शिवालिक जो है सबसे कहाँ है,
तो शिवालिक जो सबसे दक्षिण में कौन है, तो सबसे दक्षिण में यहां पर देखिए शिवालिक दिख रहा है। क्या है, तो शिवालिक कहाँ है, तो शिवालिक सबसे दक्षिण का पर्वत है। शिवालिक जो है सबसे दक्षिण का पर्वत है। चलिए आगे देखिएगा, कहता है हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के ठीक जब दक्षिण में जाएंगे तो भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान कैसा है, समतल तथा कैसी है, तो ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। यानी भारत का उत्तर मैदान का जो क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है उसका श्रेय किसको आता है, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, जो लोग भी जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको बार बार बोलता हूं, मेरे क्लास को, एनसीईआरटी की क्लास को बाद में स्थिर से नोट पॉइंट करते चलिएगा। ठीक है, नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। यही कारण है कि मैदानों में जनसंख्या अधिक है। ठीक है, हम लोग इसके जस्ट पहले वाले क्लास में पढ़े थे कि मैदान में कहां जनसंख्या रहती है, कहां नहीं रहती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। कहां, तो भारत के पश्चिमी भाग में, जैसे राजस्थान में, आपको कहां, तो राजस्थान में भारत के पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। और यहां क्या है, तो भारतीय महामरुस्थल है। क्या है, भारतीय महामरुस्थल कहां है, तो राजस्थान में है। आगे बात करते हैं, कहते हैं ये जो मरुस्थल है यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। मरुस्थल कैसा होता है, शुष्क होता है, गर्म होता है और रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, यह कह सकते हैं नहीं के बराबर है, और हैं तो कटीले वनस्पति हैं। कैसे हैं, कटीले वनस्पति हैं। कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण कौन करती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में प्रश्न पूछा और खुद स्वयं बीपीएससी सामान्य प्रशासन विभाग में बहुत बार प्रश्न को पूछा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। ये डेल्टा कहाँ, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। कहाँ, तो बोलेंगे सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। और बोलेंगे इसकी आकृति कैसी है, तो बोलेंगे सर इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। कैसी है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति, इस प्रकार से इसकी आकृति बनती है। ठीक है, डेल्टा इस प्रकार से ये बनाती है। तो ये किस प्रकार हो गया, तो ये त्रिभुजाकार के आकार का है। ठीक है, आगे देखिए, डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है ना। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। जब नदी समुद्र में प्रवेश कर रही होती है तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस जगह को हम मुहाना कहते हैं। ठीक है, और उसी के माध्यम से जल जो है क्या करती है, नदियां जो है अपने आप को डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले पे। कहता है जलोढ़ निक्षेप क्या होता है और सहायक नदी क्या होती है। ठीक है, आइए, कहता है ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन से निक्षेपित कर दी जाती है। क्या कहता है, जलोढ़ निक्षेप क्या होता है ना। कहता है सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी नदी बह रही, गंगा बह रही है, तो गंगा बह रही तो उसमें एक सहायक नदी आ गई है ना, जो भी है ना, उसकी एक सहायक नदी आ गई और आकर के उसमें मिल गई। मान लो कि ये कोई नदी है, इस प्रकार से बह रही है। ठीक है, ये बड़ी नदी है, इस प्रकार से बह रही है। एक छोटी नदी गई और यूं जाकर के मिल गई, चलो बहना मैं भी मिल जाती हूँ, है ना, मैं भी आकर मिल जाती हूँ। तो ये क्या कर रही है, जब ये नदी जो है आकर जब मिल रही है तो क्या बना रही है, तो अपने आप को सहायक बना रही है। किसकी, तो बड़ी नदी की क्या है, तो बड़ी नदी की ये सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जलोढ़ निक्षेप यानी वे नदी के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है और नदी के बेसिन में निक्षेप कर देती है, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम जलोढ़ निक्षेप कहते हैं।
उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। कहाँ? तो कहते हैं उत्तरी मैदान के दक्षिण में। ये मान लो आपको मैदान है, ये क्या है आपका? ये हिस्सा पूरा क्या है? मैदान का है। और यहां पर दक्षिण में क्या है आपको? ये पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा? ये आपको पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो कहता है और जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। कहता है उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। देख रहे हो ना, ये क्या हो गया? देखो त्रिभुज का निर्माण बन गया। ठीक है, तो और इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। कहता है इसका धरातलीय अगर बात करें तो इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। किसके? तो पठार के उत्तर पश्चिम में। ये हो गया आपको उत्तर और ये हो गया आपको पश्चिम। ठीक है, ये पठार नीचे वाला भाग पठार हो गया। ठीक है, ये पठार है और ये पठार के अरावली पर्वत, अरावली श्रेणी यहां से यहां तक है। ठीक है, और कहां पर है ये अरावली श्रेणी? तो बोलेंगे ये अरावली श्रेणी जो है कहां है? तो बोलेंगे सर अरावली श्रेणी जो है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको अरावली श्रेणी है। ठीक है, ये क्या है आपको? अरावली है। तो कहां है? ये आपको उत्तर में पड़ जाता है, ये उत्तर है, और ये आपको पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम आपको कॉर्नर में पड़ गया। ठीक है, तो ये कॉर्नर में कौन पड़ गया? तो उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की क्या है? तो विश्व की अगर बात करें तो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, यानी सबसे पुरानी, और ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, आगे कहता है कि विंध्यन सतपुड़ा, विंध्यन एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। कौन कौन? विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य से यहां पर आपको विंध्यन पर्वत श्रृंखला हो गई, यहां पर आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो गई, और इन दोनों के बीच से, और इन दोनों के बीच से कौन बहती है? तो इन दोनों के बीच से नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है, देखिए ये आपको हो गया विंध्यन, ये आपका हो गया सतपुड़ा, और यहां से नर्मदा नदी बहती है, यहां से ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इन दोनों के मध्य से होकर कौन बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, चलिए आगे कहता है ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अरब सागर में गिरेगी और किसका निर्माण करेगी? ये नदियां नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरेगी और एस्च्यूरी का निर्माण करेगी। किसकी? एस्च्यूरी का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरने वाली जितनी नदियां होगी उस सभी के सभी नदियां एस्च्यूरी का निर्माण करेगी, और बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरेगी वो सभी के सभी किसका? तो डेल्टा का निर्माण करेगी। याद रखिएगा, प्रश्न आता है यहां से। ठीक है, इसको दिमाग में बच्चा एकदम बढ़िया, जितना हो सके उतना बढ़िया सजा करके बैठा लो। ठीक है, चलिए कहता है इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। इस पठार की, जो मैंने बोला ये पठार है, तो इस पठार के पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ये पूर्वी घाट हो गया, ये आपको तटीय क्षेत्र यानी पश्चिमी घाट हो जाता है। ठीक है, आगे कहता है क्या? कहता है क्या? पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, इसका अगर हम विस्तार देखें तो इसका विस्तार एक समान है, लेकिन पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो थोड़ा छिछला हुआ है, यानी मतलब कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी एक समान रूप में नहीं, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है, कह सकते हैं छिछड़ा हुआ है, थोड़ा टूटा टूटा हुआ है ना, इसलिए वो कैसा है? तो वो असमान की स्थिति में आता है। आगे कहता है क्या? कहता है इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लोहा, अयस्क की प्रचुरता होती है। हमने कल भी पिछले क्लास में पढ़ा था कि सबसे अधिक कोयला, लोहा की प्रचुरता आपको छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में पाया जाता है भारत में। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहता है पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में यानी इस साइड में, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है, यानी वो समुद्र के किनारे से आकर निर्मित हुआ है। आगे कहता है पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम का तटीय मैदान जो है वो काफी संकीर्ण यानी संकरा है। ये वहां पे संकर मतलब काफी वहां पर कह सकते हैं छोटा कह सकते हैं। ठीक है, तो कहा? तो पश्चिम का तटीय प्रदेश ये आपका पश्चिम पड़ जाता है, तो पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है।
अगर पूरब की बात करें तो पूरब का मैदान काफी चौड़ा है, जबकि उसके अपेक्षा में पश्चिम का मैदान काफी संकीर्ण यानी पतला कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है क्या कि पूरब की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस प्रश्न को ध्यान से सुनना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज करके पूछता है। ठीक है, लोगों को लगता है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा दक्षिण की नदियां हैं, तो ये जाकर अरब सागर में गिरेगी, ये आपका भ्रम है। ये कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी भाइयों, तो ये निश्चित है बहनों, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये निश्चित है कि वो डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक है, किसका निर्माण करेगी? डेल्टा। एग्जाम में प्रश्न आता है निम्न में से कौन डेल्टा का निर्माण नहीं करते? 5-6 ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए नदियों को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। ठीक है, ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। लो दे दिया। ये नदियां क्या करती है? तो अपने मुहाने पर, मैंने अभी जस्ट बताया कि मुहाना क्या है। ठीक है, मुहाने पर किसका निर्माण करती है? तो डेल्टा का निर्माण करती है। किसका? तो बोलेंगे सर जी ये डेल्टा का निर्माण करती है। किसके? तो मुहाने पर। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी पर कौन सा मुहाना? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है, जो क्या विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र निर्माण करते हैं विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। कौन? तो बोलेंगे सर ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। अब थोड़े द्वीप समूहों की भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत संक्षिप्त है, आगे जैसे क्लास बढ़ेगा इसको और विस्तार किया जाएगा। ठीक है, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन? पहला लक्षद्वीप समूह अरब सागर में, तथा कहाँ गया? अंडमान निकोबार है कि? हाँ है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। यानी लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? जरा वीडियो लाइक कर देना भाई साहब। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? तो लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। प्रश्न उठता है सर ये प्रवाल क्या होता है? प्रवाल एक जीव है। कैसा है? एक जीव है। हम लोग आगे बस अभी हम लोग तुरंत इसकी चर्चा करेंगे, चिंता ना करें। ठीक है, तो लक्षद्वीप कैसा है? एक प्रवाल द्वीप है। कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, चलिए, और कहाँ? तो बोलेंगे केरल के तट से बहुत ही कुछ दूर पर ही ये स्थित है। ठीक है, कौन? तो आपको लक्षद्वीप, अगर आपको लक्षद्वीप जाना तो केरल जाओ, आसानी से चले जाओगे। कहता है एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में, ये आपको हो गया दक्षिण और इधर हो गया पूर्व, इसके कोना में जाओ, है ना, ये दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी एक द्वीप हमारा बंगाल की खाड़ी में है और एक द्वीप हमारा अरब सागर में। बस इतना दिमाग में बैठा लो। अरब सागर में है हमारा कौन? तो अरब सागर में है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में कौन है हमारा? तो बंगाल की खाड़ी में हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहता है कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के लिए जानकारी प्राप्त करिए। सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों से अलग अलग विशाल सागरीय तंग है जो। चलिए ये, हाँ ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको प्रवाल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, कि प्रवाल क्या होता है। आइए, कहता है क्या प्रवाल के बारे में कि प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप कहा जाता है। यानी प्रवाल को क्या कह सकते हैं? तो प्रवाल को हम पॉलिप क्या कहेंगे? पॉलिप भी कह सकते हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीप का निर्माण करते हैं। यानी कहते हैं कि प्रवाल को हम पॉलिप भी कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब प्रवाल मरते हैं, जैसे उसके हर किसी का एक आयु एक सीमा होती है, मैं भी एक निश्चित समय तक ही जीवित रहूंगा परमानेंट, और हर कोई भी उसी निश्चित समय तक जिंदा रहता है। तो प्रवाल की जब मृत्यु होती है तो ये मृत्यु जो होता है इसका शरीर पूरा कठिन होता है, बहुत ताकतवर होता है, बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रवाल जब मरते हैं, क्योंकि वो लोग कीड़े मकोड़े हैं ना, तो उसको मरता है तो पूरा बहुत के बहुत जनसंख्या वो लोग मरता है। इतना सोचो, इतना बड़ा जनसंख्या मरता है कि उतना बड़ा एक द्वीप का निर्माण कर देता है, और ऐसे से बहुत से द्वीप का निर्माण करता है प्रवाल। ठीक है, चलिए, तो प्रवाल जो है तो उसे क्या करता है? उसके कंकाल बच जाते हैं मरने के बाद, और उसी कंकाल के ऊपर धीरे धीरे फिर नया पनपता है, फिर उसके ऊपर नया, फिर उसके ऊपर नया। उसी तरह से
नए क्या होते हैं, बनते जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं प्रवाल का उदाहरण है। ये जो यहाँ से यहाँ जो देख पा रहे हैं ये सब क्या है, तो ये सब प्रवाल के उदाहरण है। ठीक है, ये क्या है आपको प्रवाल, जो काला काला दिख रहा है ये आपको प्रवाल दिख रहा है। ठीक है, और ये जो उजला उजला दिख रहा है आपको, ये आपको पानी दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो मुख्य रूप से बातें जो थी सिर्फ इतनी सी बातें थी हम लोग की आज की क्लास में, और इसी का जो है आपको विस्तार देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे जैसे आपके क्लास के स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा, 6 से आप 7 में जाओगे, 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, तो आपका स्टैंडर्ड क्लास का बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर इसी चीज के लिए एक पूरा चैप्टर आपको द्वीप समूह पर चर्चा चलेगा, है ना। पूरा हिमालय की भौगोलिक स्थिति इतना आसान छोटा नहीं है, बहुत बड़ा उसका विस्तार है। ठीक है, चलिए, सभी को जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, दिल की असीम गहराइयों से सभी को धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और 1 बजे प्रतिदिन जरूर जुड़िए। ठीक है, रेगुलर जुड़िए, बीच में जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। मैं इस बैच में कमेंटबाजी तो बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, जो लोग देखते हैं हाँ कुछ काम की बातें रह गई तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करने के लिए मैं इस बैच में, मेरा पूरा मकसद है कि इस बैच को मैं इतना शानदार तरीके से पढ़ाऊं कि इस बैच को प्रॉपर लोग नोट्स करते चले, और यहाँ से मुझे और कमेंट कर में आए, उत्तर में आए कि हाँ सर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के बैच मैंने आपसे पढ़ा था, मुझे पढ़कर बड़ा आनंद आया। ठीक है, चलिए, सभी को धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, सभी लोग खुश रहिए।